एक बाल्टिक ट्रेजेडी, एमएस एस्टोनिया का डूबना। एमएस एस्टोनिया सिर्फ एक फेरी नहीं थी, ये एस्टोनिया और वेस्ट के बीच एक नए दौर के कनेक्शन का सिंबल थी। द 28th of September 1994 की रात एक रूटीन सफर यूरोप के सबसे खतरनाक समुद्री हादसों में से एक बन गया। बोर्ड पर मौजूद 989 लोगों में से 852 लोगों की जान चली गई, जो बहुत ही दुखद था। इस हादसे ने शिप डिजाइन और ऑपरेशनल प्रोसीजर्स में बड़ी खामियां और कमजोरियां उजागर की। ये सेफ्टी रेगुलेशंस में बड़े बदलावों के लिए एक कैटलिस्ट बन गया। उस रात की याद आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई है, खासकर एस्टोनिया और स्वीडन में। सच की तलाश एक दर्दनाक लंबा सफर बन गया। एमएस एस्टोनिया हादसा समुद्र की बेरहम फितरत की एक कड़वी याद दिलाता है। इस ट्रेजेडी ने कई देशों की कलेक्टिव कॉन्शियसनेस पर एक गहरा जख्म छोड़ा। आखिरी सफर, एक खौफनाक रात का मंजर। एमएस एस्टोनिया द 27th of September 1994 को टालिन से स्टॉकहोल्म के लिए निकली थी। तूफानी मौसम के बावजूद सफर रूटीन तरीके से शुरू हुआ। द 28th of September को सुबह करीब 1 बजे पैसेंजर्स ने जोरदार मेटालिक बैंग सुनने की बात कही। ये हादसे की पहली वार्निंग्स थी। सुबह 1:15 बजे बोव वाइजर टूट गया, जिससे कार डेक समुद्र के सामने आ गया। व्हीकल डेक पर पानी भरने लगा, जिससे शिप का बैलेंस बिगड़ गया। एमएस एस्टोनिया तेजी से स्टारबोर्ड की तरफ झुकने लगी। 15 मिनट के अंदर शिप 60 डिग्रीज तक झुक गया। पहली आवाजों के 1 घंटे से भी कम समय में मिसिसिपी एस्टोनिया डूब गई और अपने साथ सैकड़ों सोल्स ले गई। झुकने की स्पीड इतनी भयानक थी कि एस्केप रूट्स खतरनाक हो गए थे। वक्त से जंग बचाव कार्य और शुरुआती जांच। डिस्ट्रेस सिग्नल्स भेजे गए, लेकिन असरदार कम्युनिकेशन के लिए वक्त बहुत कम था। रेस्क्यू ऑपरेशंस को बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। अंधेरा, तूफानी मौसम और बर्फीला पानी। कई देशों से हेलीकॉप्टर्स और शिप्स भेजे गए। कई पैसेंजर्स बर्फीले पानी में हाइपोथर्मिया और एग्जॉस्शन से जूझ रहे थे। रेस्क्यू टीम्स की बहादुरी के बावजूद ज्यादातर विक्टिम्स डूबने या ठंड से मर गए। ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन का नतीजा था कि मुख्य कारण बोव वाइजर के लॉक्स का फेल होना था। एमएस एस्टोनिया के डिजाइन में कमियां भी उजागर हुई। 1997 की रिपोर्ट में कहा गया कि हल पर किसी बाहरी डैमेज के कोई एविडेंस नहीं था। इस हादसे ने और ज्यादा सख्त सेफ्टी रेगुलेशंस की जरूरत पर जोर दिया। दुख और डिसबिलीफ के कारण जवाबों की तलाश लगभग तुरंत शुरू हो गई थी। लहरों के नीचे विवाद और अनसुलझे सवाल। कई सर्वाइवर्स और परिवार ऑफिशियल फाइंडिंग्स से सहमत नहीं थे। 2020 में एक स्वीडिश डॉक्यूमेंट्री ने दावा किया कि उन्हें डूबे हुए जहाज के हल में एक बड़ा छेद मिला है। इस फाइंडिंग ने बाहरी इंपैक्ट या एक्सप्लोजन की थ्योरीज को फिर से हवा दे दी। एमएस एस्टोनिया पर मिलिट्री कार्गो ले जाने के आरोप लगते रहे। कैप्टन एवियो पाइट का क्या हुआ, यह गहरे स्पेकुलेशन का सब्जेक्ट बन गया। कुछ रिपोर्ट्स में उनका नाम सर्वाइवर्स में था, लेकिन बाद में वो गायब हो गए। 2020 की डॉक्यूमेंट्री ने नई इन्वेस्टिगेशंस के लिए काफी पब्लिक और पॉलिटिकल प्रेशर बनाया। एस्टोनिया ने हालातों की नई प्रोब शुरू की। 2021 में प्रिलिमिनरी डाइव्स का मकसद हल को हुए डैमेज का असेसमेंट करना था। 2023 की एक जॉइंट रिपोर्ट ने 1997 की JIC रिपोर्ट के ओरिजिनल नतीजों की ही पुष्टि की। स्वीडिश प्रोसिक्यूटर्स ने 2024 में क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन को दोबारा न खोलने का फैसला किया। क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन के नजरिए से स्वीडन द्वारा यह केस ऑफिशियली बंद है। यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप किस विषय पर अगला वीडियो देखना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।